माँ जी, आप जलेबी तो लीजिए। आपको जलेबी कितनी पसंद है? क्या पता आपकी होने वाली बहू ने बनाई हो। अरे चुप कर, हम यहाँ लड़की देखने आए हैं, खाने नहीं। ये लो, लड़की आ गई। अरे रे रे, लड़की तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। मुझे तो लड़की पसंद है। हाँ क्यों नहीं, आखिर आपकी बड़ी बहन की जो पसंद है आपको तो पसंद आएगी ही। कुछ कहा क्या तूने बहू? उर्मिला सुबह सुबह बड़ी बहू सुधा को सुना रही होती है। अरे इतना लेट उठकर खाना पीना बनाएगी तो कौन खाएगा? तुझे कितनी बार कहा है समय पर खाना पीना बना लिया कर। माँ जी, मैं समय पर ही उठी थी, लेकिन आपकी तो आदत हो गई है मुझे बिना बात के सुनाने की। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अरे मेरी तो आदत हो गई है सुनाने की, लेकिन तेरी आदत हो गई है बड़ों से जुबान लड़ाने की। अब की बार मैं अपनी छोटी बहू ब्याह कर लाऊंगी तो तू देखना, वो तो मेरे इशारों पर नाचेगी। मैं उसे उठने को कहूंगी तो उठेगी और बैठने की कहूंगी तो बैठ जाएगी। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि आपकी ऐसी ही बहू आए जो आपके कहने पर उठे, पर आपके कहने पर बैठे भी, और पूरे दिन आपके आगे पीछे घूमती रहे। वैसे सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। उर्मिला की आदत थी अपनी बहू को सुनाने की। वहीं सुधा भी अपनी सास की बातों को सुनकर नजरअंदाज कर दिया करती। उर्मिला अपने छोटे बेटे अजय के लिए लड़की ढूंढ रही थी और अजय के लिए उर्मिला को उसकी बड़ी बहन एक रिश्ता भी बताती है। उर्मिला भी अपनी बेटे अजय के लिए लड़की को देखने जाती है। अरे बहन जी, लड़की कहाँ रह गई? काफी समय हो गया है हमें बैठे हुए। माँ जी, आप जलेबी तो लीजिए। आपको जलेबी कितनी पसंद है? क्या पता आपकी होने वाली बहू ने बनाई हो। अरे चुप कर, हम यहाँ लड़की देखने आए हैं, खाने नहीं। ये लो, लड़की आ गई। अरे रे रे, लड़की तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। मुझे तो लड़की पसंद है। हाँ क्यों नहीं, आखिर आपकी बड़ी बहन की जो पसंद है आपको तो पसंद आएगी ही। कुछ कहा क्या तूने बहू? अरे बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? लो कर लो बात, बिना नाम काम पढ़ाई लिखाई जाने ही आप लड़की देखने आ गई। ये तो गलत है ना माँ जी। मेरे बारे में तो आपने मुझसे ना जाने क्या क्या नहीं पूछा था। खाना बनाना आता है, चलना आता है या नहीं, बोलना तो अच्छे से आता है ना। अरे चुप हो जा बहू। हाँ बेटी, खाना पीना तो बना लेती हो ना? सब अच्छे से बनाना जानती हूँ माँ जी, और घर की जिम्मेदारी को भी अच्छे से संभाल लेती हूँ। उर्मिला को पहली ही नजर में अपने बेटे अजय के लिए लड़की पसंद आ जाती है। बस फिर क्या था, उर्मिला को लड़की पसंद आने के बाद ही अजय और काजल की चट मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। अब उर्मिला की छोटी बहू काजल की अपने मायके से विदाई होती है और वो ससुराल में आ जाती है। बहू, छोटी बहू का स्वागत कर। अब देखना तू, मेरे घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तूने तो घर में अपने मनहूस चेहरे से मनहूसियत ही फैला रखी है अब तक। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो आपकी छोटी बहू आपकी दिन रात सेवा करेगी ना, तब आप अपनी छोटी बहू की गुणगान गा लेना। कम से कम मेरा तो पीछा छूटेगा आपसे। सुधा भी अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। अब काजल भी अपने कमरे में जाने के बाद अपने सर से चुन्नी हटाती है और बेड पर बैठ जाती है। दीदी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, बस थोड़ी देर बाद मैं सोने वाली हूँ। कोई भी आ जाए लेकिन मुझसे उठा नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं, अभी मत सो जाना, अभी मोहल्ले की औरतें देखने आने वाली है तुमको, और कई रस्में भी बाकी है। ये शादी नहीं है, आफत है। एक तो पिछले 15 दिन से मैं रस्म निभाते निभाते थक गई हूँ। अब क्या कर सकते हैं, शादी ब्याह में तो ऐसा ही होता है ना। तब तक तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। सुधा तो खुश थी कि अब उसकी सास को उंगलियों पर नचाने वाली आ चुकी है, क्योंकि काजल के रंग ढंग से लग नहीं रहा था कि वो अपनी सास की सेवा करने वाली है। और देर शाम मोहल्ले की औरतें काजल को देखने आती है और काजल को देखकर काजल की खूब तारीफ करती है। उधर उर्मिला भी अपनी बहू की तारीफ सुन सुनकर खुश हो रही थी। अरे लड़की भी तो मेरी पसंद की है, सुंदर कैसा नहीं होगी। और मेरी बड़ी बहू तो मेरे सास की पसंद की थी। सास तो चली गई लेकिन मेरे मत्थे मड़ गई इसे। जब से माँ जी ने अपनी छोटी बहू को घर के अंदर एंट्री दी है, तब से माँ जी मेरी बेइज्जती किए जा रही है। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अभी मजा चखाती हूँ माँ जी को। अरे तू यहाँ खड़ी क्यों है?
बहू को लेकर उसके कमरे में जा। अरे माँ जी, जा ही रही थी मैं तो, लेकिन आपने इन्हें बताया नहीं कि देवरानी जी कितना अच्छा खाना बनाती है। और कल आप सभी को खाने पर नहीं बुलाएंगी क्या? कल तो देवरानी जी की पहली रसोई की रस्म है ना। अरे घर की छोटी सी रस्म है, उसमें कैसे किसे बुलाना। अरे उर्मिला बहन, ये तो गलत बात है। तुम तो मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म में गुलाब जामुन, रसमलाई, पूरी सब्जी सब खा कर गई थी, और अब अपनी बहू की बारी आई तो घर में रस्म रख ली। अरे चल ठीक है, तू तो अपनी पड़ोसन है, तो तू आ जाना रस्म में, कोई मना नहीं है। अब अगले दिन सुबह सुबह काजल खर्राटे लेकर सो रही होती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा उसकी सास पीटते हुए उसे आवाज लगाती है। अरे छोटी बहू, सुबह हो गई है, तेरी नींद नहीं खुली है क्या? आज तेरी रसोई की पहली रस्म है, चल चल जल्दी से उठ जा और खाना पीना बना ले। अपनी पड़ोसन भी आती होगी, वरना वो सारे मोहल्ले में मेरे बदनामी करवा देगी। सुबह सुबह सोने भी नहीं दे रही, ना जाने ये रस्म हो गई कि बवाल हो गया। 15 दिन से लगातार रस्म रस्म, मेरा सर दर्द कर रहा है। आज तो इस रस्म की ऐसी तैसी करके रहूंगी, फिर दोबारा कभी रस्म के लिए नहीं कहेंगी मुझे। इतना कहने के बाद काजल अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और नहाने चली जाती है। नहा कर आने के बाद काजल रसोई में जाती है। तभी वहाँ सुधा आकर काजल से कहती है, देवरानी जी, माँ जी ने कहा है कि पहली रसोई में गुलाब जामुन, रसमलाई, पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव सब कुछ बनाना है आपको। सो बात की एक सीधी सी बात है, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अब ये बात आप जाकर माँ जी से कह दीजिए। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, कुछ नहीं आता। अगर ऐसा कह दिया तो हमारी जो पड़ोसन आई है वो ये बात पूरे मोहल्ले वालों को एक चार लगा कर कह देंगी, और माँ जी को ये अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आप बनाना शुरू कीजिए। काजल को कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन सुधा काजल के साथ उसका खाना बनाने में मदद करती है। और तो और काजल भी अपनी जेठानी के साथ किचन में अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए खाना बना रही होती है कि इधर उर्मिला के साथ उसकी पड़ोसन खाना खाने के लिए बैठती है। अब कुछ देर बाद गर्मा गर्म रसमलाई, गुलाब जामुन, खीर, पुलाव, पनीर, पूरी सब कुछ टेबल पर लगा दिया जाता है। और इतना अच्छा और लजीज खाना देखकर पड़ोसन और उर्मिला के मुंह से काजल के लिए वाह वाही निकलने लगती है। अरे वाह वाह उर्मिला, तेरे बहू ने तो क्या खाना बनाया है, इसकी खुशबू से ही लग रहा है खाना लाजवाब होगा। अरे बहू, खाने में से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब खाकर देख लेती हो कैसा बना है खाना। उर्मिला और उसकी पड़ोसन जैसे ही अपने मुंह में पहला निवाला डालते हैं, दोनों ही खाने को थूकते हुए पानी पीने लगते हैं। अब आएगा ना मजा, अब होगा बवाल। माँ जी क्या हुआ, आपने खाने को ऐसे क्यों थूका? ये खाने का अपमान होता है। अरे ये खाना है या जहर, इसमें नमक और मिर्च इतनी ज्यादा है कि ये खाना बेस्वाद हो चुका है। अरे राम राम राम, ऐसा खाना खाने से पहले ही मैं डायबिटीज से मर क्यों नहीं गई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि खाना बनवाने में तो दीदी जी ने मेरी पूरी मदद की है। इसका मतलब खाने में दीदी ने नमक और मिर्च डाला है। अरे अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं पहले ही घर में बवाल कर देती ना, आपको खाना नहीं बनाना आता बोल के। बल्कि मैंने तो आपको सारा खाना बनाना बताया। हे राम भगवान, इस दुनिया में अब भलाई का समय ही नहीं रहा है। छोटी बहू, ये सब तूने जानबूझकर किया है, लेकिन आखिर क्यों? कहीं तू मुझसे इस बात का बदला तो नहीं ले रही कि मैंने तेरे बाप से मंडप में दहेज मांग लिया था? हाँ जरूर तू उसी बात का बदला ले रही है। अरे राम राम, कैसी बहू ले आई मैं, ये तो किसी दिन मुझे खाने में जहर भी दे देगी। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि देवरानी जी ऐसी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इन्हें खाना बनाने के लिए नहीं बोलती। माँ जी कितनी भोली हैं आप। माँ जी को तो पता भी नहीं चला कि उनके घर आई नई नवेली बहू उन्हें मिर्च खिलाकर मारना चाहती है। अरे कैसे बहू ले आई है उर्मिला, ऐसी बहू होना ना होना एक बराबर ही है। अरे तूने तो मेरे पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी। अभी के अभी मैं तुझे तेरे मायके भेज रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए तू, जब तक तू खाना बनाना सीख कर नहीं आती, मैं तुझे घर से लाने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर उर्मिला काजल की माँ को फोन लगाती है और काजल को वहाँ से ले जाने के लिए कह देती है। लेकिन पहली रसोई में जो तमाशा होता है वो मोहल्ले के सारे लोग जान चुके थे, क्योंकि उर्मिला की पड़ोसन के पेट में एक बात भी नहीं बचती थी और सुधा के कलेजे को भी अपनी सास को सबक सिखा के ठंडक आ जाती है।
प्रभा अपने बेटे आकाश और बहू वेनु के साथ रहा करती थी। वेनु एक साउथ इंडियन लड़की थी और उसने आकाश से अपनी मर्जी से शादी की थी। ऐसे ही एक सुबह प्रभा उठती है तो उसे काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है। हे भगवान, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? एक बार जाकर देखती हूँ क्या हो गया ऐसा। प्रभा जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तभी उसकी बहू वेनु कहती है, अयो अम्मा, तुम कहाँ जाती? कहाँ जाती? क्या कहाँ जाती? रसोई में जा रही हूँ। सुबह सुबह रसोई से इतनी गंदी बदबू आ रही है। अम्मा, ये गंदी बास ये तो हमको भी आ रही है। अम्मा, ये गंदी बास हमारे बनाए हुए खाने से आ रही है। वो क्या है ना अम्मा, हमने सुबह सुबह आपके लिए फ्रेश उत्तपम बनाई, लेकिन वो उत्तपम जल गई और ये जलने की बदबू आ रही है। क्या? हे भगवान, इस लड़की ने तो ठान ही लिया है कि मेरे घर का सारा अनाज, सारा खाना, सब कुछ बर्बाद करना है। अरे बहू, जब तुझसे कुछ बनता नहीं है तो बार बार क्यों रसोई में घुसी चली जाती है? मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे। अब तक तूने ठीक से खाना नहीं बनाया है, जब भी बनाया है खाने को बर्बाद ही किया है। अयो अम्मा, तुम ऐसे क्यों कहती है जी? हमको तुम्हारा ऑयली खाना पसंद नहीं आती, तभी तो हम ट्राई करती अपना साउथ इंडियन खाना बनाने का। पर तुम तो ऑलवेज हमको डांटती। जब तुम हमारा साउथ इंडियन खाना खाएगी तब अपने इस ऑयली और मसाले वाले खाने को भूल जाएगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा तुझे भूल जाए। पता नहीं कैसी लड़की घर लेकर आ गया है, साउथ इंडियन कहीं की। मुझे लगा कि साउथ इंडियन खाना खाने को मिलेगा, लेकिन नहीं, तुझे तो वो भी बनाना नहीं आता। लेकिन बनाना फिर भी है तुझे। भले ही जल जाए, खाना खराब बन जाए, खाने लायक ना बने। बहू, हमारा खाना तुझे पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम खाने लायक तो होता है ना। तेरे खाने की तरह तो जला हुआ नहीं होता। तुझे आता ही नहीं है तो कोशिश ही क्यों करती है? रहने दे, जो घर में बन रहा है वही खा लिया कर। अयो अम्मा, अब तुम क्या चाहती कि हम अपनी पसंद का खाना भी ना खाएं? परमेश्वरा! नहीं नहीं बहू, मैं कुछ नहीं चाहती। बस इतनी सी बात के लिए परमेश्वर को मत बुला तू। तुझे जो करना है कर, जिसमें आग लगानी है आग लगा, जो जला हुआ खाना खाना है वो खा। बस मुझे मत बोल। साउथ इंडियन बहू का साउथ इंडियन खाना बेकार। इसी के साथ प्रभा की ये दिन की शुरुआत होती है। साउथ इंडियन बहू आई थी तो प्यार से कहाँ ही शुरुआत होने वाली थी। 2 बर्तन खटकेंगे तो आवाज भी आएगी। ऐसे ही दोनों सास बहू का दिन शुरू होता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वेनु अपने पति आकाश से कहती है, अयो आकाश, हम कितना दिन हो गया कहीं बाहर खाना खाने नहीं गई। चलो ना, आज हम साउथ इंडियन सांबर वड़ा खाकर आती। मेरा बहुत मन कर रहा है सांबर वड़ा खाने का। वेनु, तुम्हारा तो हमेशा ही सांभर बड़ा साउथ इंडियन खाने का मन करता है और हम हर रोज खाते हैं। तुम बस झूठ बोलती रहती हो कि इतने दिन हो गए नहीं खाया। कल ही तुमने अपने लिए इडली मंगवाई थी, भूल गई क्या? यार, कभी तो हमारा वाला भी खाना खा लिया करो। अयो, हमको पता था कि तुम हमसे प्यार नहीं करती। अगर तुम हमसे प्यार करती तो हमारे विश को पूरा करती। हम अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे पास आया, तुमसे प्यार किया, तुमसे मैरिज रचाया, लेकिन तुमको हमारा सेक्रीफाइस की वैल्यू नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम मत करो वैल्यू, हमको भी नहीं पड़ी है तुम्हारी। तुम फिर अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। अरे, मैं कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना करता हूँ? तुम जो कहती हो वही मैं करता हूँ, लेकिन तुम हो कि हमेशा ही कहती रहती हो कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता। अयो, अगर तुम हमारी सुनता ना तो हमारी बात को मानता, लेकिन तुम हमारी बात को मानेगा क्यों? क्योंकि तुम अब हमारी सुनता ही नहीं है। तुम अब हमसे प्यार ही नहीं करता। कोई बात नहीं, हम लोनली भी हैप्पी है। हमने ज्यादा कुछ तो मांगा नहीं तुमसे, बस इतना मांगा कि सांबर बड़ा खाने जाए। घर पर जब बनाती हैं तो तुम्हारी अम्मा हमको सुनाती है, और जब बाहर से खाने जाती हैं तो तुम मना कर देती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम गुस्सा मत करो और रोना बंद करो। हम दोनों चलते हैं बाहर। मैं भी कहाँ फंस गया। अगर तुम्हारी बात मानो तो माँ कहती है कि जोरू का गुलाम, अगर ना मानो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। भगवान बचाए ऐसी जिंदगी से। तो चलो, हम सांभर वड़ा खाकर आते हैं। इसी तरह आकाश अपनी पत्नी को मनाता रहता है और फिर दोनों बाहर साउथ इंडियन खाना खाने जाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रात वेनु रसोई में डोसा बना रही होती है और उसे डोसा बनाने के चक्कर में रसोई का बहुत बुरा हाल हो जाता है।
प्रभा अपनी सहेली ज्योति के साथ घर में आती है और रसोई का ऐसा हाल देखकर ज्योति कहती है, हे भगवान, प्रभा, ये तेरी रसोई का क्या हाल है? तू ऐसी रसोई में बना हुआ खाना खाती है? राम राम राम, ये तो ऐसी लग रही है जैसे मच्छी बाजार है। इतनी गंदगी है, ऊपर से तेरी बहू जो बना रही है, देख तो जरा कैसा जला हुआ है। इसे कोई खा भी सकता है क्या? और वहीं पर गैस पर इतनी सारी चीजें गिरी हुई है जिस पर मक्खियाँ लग रही हैं। छी 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 छी। बहू, तूने रसोई का क्या हाल करके रखा है? देख रही है, तेरी वजह से मुझे कितना कुछ सुनने को मिल रहा है। अయ్यो अम्मा, अगर तुमको सुनने को मिल रहा है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है, ये तो आपकी फ्रेंड की गलती है। अरे किसी के घर में आती है तो उनसे अच्छे से मिलती है ना, उनकी हर चीज की बुराई नहीं करती। अब कोई रसोई में आकर प्रैक्टिस कर रहा है खाना बनाने की, तो छोटी मोटी मिस्टेक तो होगी ना। आप बताइए, जब आपने अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाया था तब क्या उसने पहली ही बार में आपके लिए फूली रोटी बना ली थी? नहीं ना, प्रैक्टिस करने से ही तो बन पाई होगी। हे भगवान, प्रभा, तेरी बहू तो कितना गंदा बोलती है, वो भी इतना गलत होने के बाद भी। बताओ, मुझे पता नहीं था कि साउथ इंडियन लोग ऐसे होते हैं। मैंने तो सुना था कि साउथ इंडियन लोगों का खाना बढ़िया होता है, लोग अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ उल्टी है। अయ్यो आंटी जी, आप क्यों इतना ओवरथिंक करती है? आपके घर में आपको हर कोई ताने देती है क्या, जो आप इतना ओवरथिंक करती है? अरे साउथ इंडियन लोग बहुत अच्छी होती है, उनका खाना भी वेरी वेरी टेस्टी, वेरी वेरी हेल्थी। मैं आपको 2 मिनट में आपको हेल्थी और टेस्टी डोसा बनाकर लाती, फिर आप कहना कि क्या डोसा बनाई और अपनी गलती पर रिग्रेट करेंगी। नहीं नहीं, जैसा फिलहाल रसोई का हाल दिख रहा है, ना मुझे डोसा खाना है और ना ही कुछ और। वैसे भी इस रसोई का अनहाइजीनिक स्वाद मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैं अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। अయ్यो आंटी, हम भी अपनी सेहत को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अनहेल्थी फूड खाता है। हम बहुत हेल्थी फूड खाता है। गिव मी जस्ट 2 मिनट। नहीं नहीं बहू, मत कर इतनी मेहनत। और तूने जो रसोई का हाल किया है ना, वो देखकर इनका तो क्या, मेरा भी खाने का मन नहीं करेगा। और अगर कहीं गलती से हम दोनों ने खा लिया तो एक ही अस्पताल में हम दोनों भर्ती मिलेंगे। इसीलिए तू ज्योति को तो कुछ मत ही खिला। तुझे जो बनाना है तू बना और खुद खा। ऐसे कैसे अम्मा? हमारे घर पर गेस्ट आई, वो भी आपकी फ्रेंड, मैं उनको बिना कुछ खाए नहीं जाने देगी। यू नो ना, हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता कि गेस्ट बिना कुछ खाए घर से जाए। वेनू जबरदस्ती ज्योति को खाना खिलाने लगती है, जिस वजह से ज्योति को उल्टी हो जाती है। ये देखकर प्रभा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में अपनी बहू को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। अपनी सास से सुनने के बाद वेनू वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो कभी भी रसोई में पैर तक नहीं रखती। और ऐसे ही काफी दिन निकल गए थे। ये देखकर प्रभा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही एक शाम प्रभा अपनी बहू को अपने साथ लेकर बाहर जाती है और एक कुकिंग क्लास में ले जाकर अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, उस दिन मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ रही हूँ कि तू साउथ इंडियन बहू है, तो तुझे अपने साउथ इंडियन के खाने की अच्छी आदत होगी, उससे लगाव होगा, और मैं तुझे हमेशा उस चीज को लेकर नीचे ही गिराती रही। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अయ్यो अम्मा, आप माफी क्यों मांगती हैं? गलती तो हमारी है ना, और आप यहाँ क्यों लाई हैं हमको? बहू, मैं यहाँ तुझे इसीलिए लाई हूँ कि अब तू साउथ इंडियन बहू है तो साउथ इंडियन खाना बनाना भी सीख जाए। ये कुकिंग क्लास है। देख, मैं भले ही अपनी गलती मान लूं या तुझे कुछ भी ना कहूँ, लेकिन ये तुझे भी मानना ही पड़ेगा कि तू साउथ इंडियन खाना बहुत ही बुरा बनाती है। अब साउथ इंडियन बहू के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, इसीलिए अब कल से तू यहाँ खाना बनाने की क्लास लेगी, ताकि जब कभी भी तेरा मन करे तो खुद से खाना बना ले और अपना साउथ इंडियन खाना खा सके। अपनी सास का ये रूप देखकर वेनू को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी सास को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वेनू साउथ इंडियन खाना बनाना सीखती है और फिर साउथ इंडियन बहू के अंदाज में ही वो सबको साउथ इंडियन खाना बनाकर भी खिलाती है। उमा एक दिल की मरीज थी, जिसे छोटा सा सदमा लगने पर भी कुछ भी हो सकता था। इसीलिए उमा अपने बेटे मयंक से कहती है, बेटा, तुझे पता है कि मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, मैं एक दिल की मरीज हूँ, तो मेरे लिए छोटी सी बात भी बहुत बड़ी होती है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी माँ के बारे में जरूर सोचियो। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है।
माँ आप कितना ज्यादा सोचती हो। अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी आप मुझे इतना बोल रही हो। मैं क्यों कोई गलत कदम उठाऊंगा, और आप तो हो ना मेरे साथ। आप ना बस चिल्लाते रहा करो, बिना बात के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना आपको कुछ हो रहा है, ना मैं कुछ गलत कदम उठा रहा हूँ। जब भी मैं तेरे मुंह से ये सब सुनती हूँ ना, तो मेरे दिल को ठंडक मिलती है। अच्छा नौकरी पर जा। मयंक अपनी माँ से बात करने के बाद काम पर चला जाता है और उमा भी घर के थोड़े बहुत काम करके आराम करने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मयंक को काम के सिलसिले में देश से बाहर जाना पड़ता है और जब वो अपने देश में वापस आता है तो अपने साथ सूजी नाम की एक लड़की को लेकर आता है। सूजी दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। ये लड़की कौन है और ये हमारे देश की तो नहीं लगती। माँ ये सूजी है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी जब मैं काम के सिलसिले में विदेश गया था तभी मेरी मुलाकात सूजी से हुई थी और एक ही नज़र में मुझे सूजी इतनी पसंद आ गई कि मैं समझ गया कि सूजी से अच्छा और कोई मेरा जीवन साथी हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने सूजी से शादी कर ली। माँ मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं सच में सूजी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ओह वाओ मम्मी जी, आप मयंक की मम्मी हो। आई थॉट मयंक की सिस्टर हो। आप कितनी प्रिटी हो। आपको देखकर तो पता ही नहीं चल रहा कि आप मयंक की मम्मी हो। मयंक तुम बहुत किस्मत वाले हो जो इतनी प्रिटी तुम्हारी मम्मी है। ये तो कहीं से भी मेरी मदर इन लॉ लगेंगे ही नहीं। मुझे भी बताइए ना, आप अपने फेस पर ऐसा क्या यूज करती हैं? इस एज में भी आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। कुछ नहीं, वो बस कभी कभी घर के घरेलू नुस्खे कर लेती हूँ। वैसे मयंक बेटा, तूने भले ही अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, पर मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक ही है लड़की, एक ही बार में मुझे इतना अच्छा सम्मान दे रही है, मेरी तारीफ कर रही है, और क्या चाहिए। और इसकी बातों से तो लग ही रहा है कि हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। जरूरी नहीं है कि विदेशी दुल्हन हमेशा ही खराब निकले, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उमा अपनी बहू को स्वीकार कर लेती है। कुछ देर के बाद मयंक और सूजी दोनों कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद मयंक अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह सूजी, तुमने तो एक बार में ही माँ को मना लिया। मैं तो बहुत डर गया था कि माँ मानी नहीं, मना कर दिया तो उनका दिल भी कमजोर है, पर तुमने तो बड़ी जल्दी मना लिया। एक्चुअली हर लेडी का यही होता है। अगर हर लड़के की हर लेडी तारीफ करती है तो वो वैसे ही खुश हो जाती है। आप देखो, मम्मी जी की एज हो रही है। अब इस एज में भी उन्हें इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो वो खुश तो होगी ही ना। आई नो मैं विदेशी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानती नहीं हूँ। मुझे सब पता है कि किससे कैसे बात करते हैं और कैसे मनाते हैं। यहाँ सूजी खुद से ही खुश थी कि उसने अपनी सास को एक ही बार में मना लिया। और वहीं सूजी की सास अपने कमरे में जाती है और खुद से कहती है, इस विदेशी दुल्हन को क्या लग रहा था कि वो मेरी तारीफ क्या करेगी और मैं मान जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं उसे अपनी बहू मान लूंगी। ये कभी नहीं हो सकता। मैं बहुत तेज हूँ, हाँ कमजोर दिल की हूँ तो क्या हुआ, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि कुछ ना समझूं। उसने मेरे बेटे को जीता है ना, तो अब मैं उसे बताती हूँ कि एक परिवार में रहना, वो भी भारतीय परिवार की संस्कृति को अपनाना कितना मुश्किल होता है। विदेशी दुल्हन को ना चक्कर आए तो मेरा नाम भी उमा नहीं। उमा अब हर वक्त अपनी विदेशी दुल्हन के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रहती है। ऐसे ही एक दिन उमा अपनी बहू को छत पर लेकर जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू ये देख रही है ना, ये है गाय का गोबर और इसके उपले बनाए जाते हैं। ये जो तेरे सामने है ये वही उपले हैं। ओह नाइस मम्मी जी। हाँ बहू नाइस तो है ही। अब तुझे इन उपलों में आग जलानी है और फिर चूल्हे पर खाना बनाना है। हमारे में नई दुल्हन को 1 महीना तक चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता है और ये थोड़े से उपले हैं, ये खत्म हो जाएंगे 4-5 दिन में, तो तुझे फिर गाय के उपले भी बनाने पड़ेंगे। अब तू इतनी तो अच्छी है कि अपनी सास से इतना प्यार जो करती है, तो तू अपनी सास की किसी भी बात को मना नहीं करेगी। क्या उपले मुझे बनाने होंगे? नो मम्मी जी, छी, ये तो बहुत गंदे लग रहे हैं। और आपको तो पता है ना, मैं हर महीने मैनिक्योर पेडिक्योर करवाती हूँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी हमारे घर में
इंडक्शन है तो हमें चूल्हे पर क्यों बनाना है? आई थिंक चूल्हा वही होता है ना जो क्ले से बनता है, मिट्टी से बनाया जाता है। Am I right, मम्मी जी? अरे वाह, तुझे तो काफी कुछ पता है। पर बहू, मैं भी क्या करूं, हमारे कुछ नियम हैं। मैं उन्हें तेरे लिए तोड़ तो नहीं सकती ना। मैं तो तुझे दिल से अपनी बहू मान चुकी हूँ। बस तू अपने नियम अच्छे से पूरे कर। नई दुल्हन है ना, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि तू विदेशी है, तुझे दिक्कत तो होगी, लेकिन तू दिल से पूरी देसी है, तू कर लेगी। इसी तरह दूसरे दिन उमा अपनी बहू के लिए कोई न कोई कठिनाई खड़ी करती ही रहती। बेचारी सूजी छत पर धूप में चूल्हे पर खाना बनाती है, जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं बनता। ये सब देखकर उमा को काफी अच्छा लगता है। ओ बेचारी मेरी विदेशी बहू, कोई बात नहीं, अब मेरी बहू बनी है तो थोड़ा सा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे सूजी चूल्हे पर खाना बनाती है और नीचे लेकर आ जाती है कि तभी सूजी को कपड़े थमाते हुए उमा कहती है, बहू ये कुछ कपड़े हैं, तू इन्हें धो दे। वो क्या है ना, वॉशिंग मशीन 4 दिन से खराब हो रखी है, तुझे तो पता है, इसीलिए मैंने कपड़े जमा कर लिए। तू इन्हें धो दे, ठीक है? मम्मी जी, अभी अभी जस्ट मैं छत पर धूप में चूल्हे पर खाना बनाकर आई हूँ और अब आपने मुझे ये कपड़े दे दिए। अरे वॉशिंग मशीन तो आपने कहा था ना आप ठीक करवाओगी, तो ठीक क्यों नहीं करवा रही हूँ मम्मी जी? 4 पैसे बचाने के लिए आप अपनी बहू को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? क्या बहू, तू तो इतने में ही थक गई। पता है, जब मैं तेरी उम्र की थी तब मैं पूरे घर का काम एक पांव पर करती थी और मैं किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती थी। हाँ, तू विदेशी है तो नखरे दिखा सकती है, अब मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे संभाल लूंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। उमा इतना बोलकर अपने बेटे के पास जाती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे मयंक बेटा, तेरे जितने भी गंदे कपड़े हैं दे दे, मैं हाथ से धोने जा रही हूँ, तो ला मैं सबके कपड़े धो दूँ। माँ, आप कपड़े धो रही हो? आपकी तो कमर में दर्द रहता है ना, आप अपनी कमर दर्द के साथ अपने आप इतने सारे कपड़े कैसे धो सकती हो? घर में विदेशी दुल्हन लाया है तू, उसको कुछ तो आता नहीं है। मशीन क्या खराब हो गई, वो मैडम जी नखरे दिखा रही है, इसीलिए मैं खुद ही कर रही हूँ। अब तू बता, कोई अगर मना कर देगा तो क्या पूरी दुनिया रुक जाएगी? नहीं ना, तो मेरा भी वही हाल है। बहू नहीं करेगी तो सास खुद ही करेगी ना। मयंक अपनी माँ का ये हाल नहीं देख पाता और वो सूजी को तुरंत काम करने को कहता है। सूजी भी कुछ नहीं कह पाती और वो काम कर लेती है। इसी तरह सूजी, जो कि एक विदेशी दुल्हन थी, उसका तेल निकल चुका था। एक शाम सूजी रसोई में खड़े खड़े खुद से बात करती है। ये इंडियन मॉम ऐसी ही होती है क्या? कितनी चालाक है मम्मी जी, मैं इतना काम करती हूँ और मुझसे विदेशी दुल्हन बोलकर सारा काम करवा लेती है। अपनी बेटी के आगे ऐसी बनती है जैसे मैं उन पर अत्याचार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, विदेशी दुल्हन का जलवा तो आप देखेंगे मम्मी जी। सूजी भी अपनी सास की चालाकियों को समझ गई थी, लेकिन इससे पहले सूजी अपना कोई विदेशी जलवा दिखाती कि बाद में अचानक से उमा का पैर फिसल जाता है, वो भी सीढ़ियों से, और वो गिर जाती है। उमा की सर में काफी चोट आई थी। ये देखकर सूजी तुरंत अपनी सास को अस्पताल लेकर जाती है और अपनी सास की दवाई करवाती है, और जब उसे घर लेकर आती है तो सास का काफी अच्छे से ख्याल भी रखती है। मेरी ही गलती है, मुझे आपको ऊपर जाने ही नहीं देना चाहिए था। मुझे पता था कि आपके घुटनों में दर्द है, अब आप आराम करो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। सूजी अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखती है और कुछ दिनों के बाद उमा बिल्कुल ठीक हो जाती है, तो वो अपनी बहू से हाथ जोड़ते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, तू इतनी साफ दिल की है, विदेशी दुल्हन है फिर भी देसी दिल रखती है, और मैंने तेरे साथ कितना गलत बर्ताव किया। मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे चोट लग गई, लेकिन जितना तूने मेरा ख्याल रखा शायद कोई दूसरा नहीं रखता। विदेशी दुल्हन ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मम्मी जी, वाइफ चाहे विदेशी हो या देसी हो, वाइफ वाइफ होती है, और वैसे भी हमारी नोक-झोंक तो चलती रहेगी। आपने जितना मेरे साथ किया है, मैं भी कहीं न कहीं आपको परेशान तो जरूर करूंगी। अभी बस आप पहले ठीक हो जाओ। इसी के साथ सब लोग हंसने लग जाते हैं और विदेशी दुल्हन अपने ससुराल में सबके साथ हंसी खुशी रहने लगती है, और उमा भी अब अपनी बहू को स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, और आपके मोहल्ले में, आस पड़ोस में
कोई विदेशी दुल्हन है जिसका अंदाज देसी हो। ऐसी ही और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल गुब्बो टून्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।